नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो पीसीएस प्री से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में बौद्ध संगीत और सूची 2 में अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और द्वितीय बौद्ध संगीत जो शबा कामी की अध्यक्षता में काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो मोगली पुत्र तिसम की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रकार सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1 तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? भगवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक जो विदिता यानी बेस नगर की गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि यवन राजदूत हेलियोडोटस ने भगवत धर्म ग्रहण किया था। इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोटस को भगवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। वेसन नगर गरुड़ स्तंभ जो हो वो भगवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। ओके, तो इसमें ए बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी? ऋग्वेद में सभा, समिति, विदित तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। सभा जो है वो कुलीन या वृद्धजनों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुलीन से उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। और समिति जो सर्वसाधारण की सभा थी, जिनमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिषद के प्रमुख भाग ले सकते हैं। विदित जो हो आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था जो है विदित थी। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन लोग निम्नलिखित में से किस एक से परिचित नहीं थे? ऋग्वैदिक कालीन लोग जो हों लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। ऋग्वेद काल में तांबे एवं कांसे के अर्थ में अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में एक ही अनाज अर्थात यव तथा जव का उल्लेख है। ओके, और ऋग्वैदिक कालीन लोग जो हैं वो घोड़े से भी परिचित हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और पहला है, सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था। और दूसरा है, सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। सिकंदर एक यूनानी शासक था। हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात उसने धनानंद के समय में 325 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। यह धनानंद के समय में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। राजा पोरस का राज जो है वो झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच स्थित था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को पराजित किया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थापत्य और सूची 2 में संस्थापक। अतर्किन का दरवाजा जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और 1000 सुतून जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो इस प्रकार बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और चार मीनार जो है वो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2 3 4 1 2, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक ने इतलाक प्रथा का प्रारंभ किया था? इतलाक प्रथा का प्रारंभ जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इतलाकनामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। इतलाक लेकर जब कोई सैनिक लगान वसूल कर रहे अधिकारी के पास जाता था तो उसे केवल 50% लगान मिलता था, शेष 50% जो सरकारी खर्चे के लिए छोड़ दिया जाता था। तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इतलाक प्रथा का प्रारंभ जो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। और दूसरा कथन है पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बाबर से मिले हैं। सत्य कथन चुने। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य जो नर्मदा घाटी पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज दो पुरातात्विविद अरुण सोनेकिया द्वारा 1982 में की गई थी। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में भारत में पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगे। आदमगढ़ तथा बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा और कथन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रवती नामक पाषाणिक स्थल कौन सा था जहाँ के निवासी कृषक एवं पशुपालक दोनों थे और तांबा गलाना भी जानते थे? आहड़ जो है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल था। इस संस्कृत के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे जो गेहूं, जौ तथा चावल आदि से पटे थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बोती भी मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि तांबा बहुतिया में उपलब्ध था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ताम्बोती नामक पाषाणिक स्थल जो है वो आहड़ को कहते हैं। इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधो सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, उलास नामक स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ऑप्शन बी है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में वाचन से यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोगों का सुमेरियन सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संबंध था। ऑप्शन सी है, हड़प्पा वासी को सोने, चांदी और लोहे की जानकारी थी। और ऑप्शन डी है, हड़प्पा संस्कृति की मूरे टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। हुलास नामक स्थल जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, ना कि मेरठ जिले में। तो इस पर जो ऑप्शन ए है वो सही नहीं है। तो इसमें ओके। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन जो है वो अभी तक नहीं हो सका है। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाएगा। हड़प्पा वासी को कांसा, सोना, चांदी और टिन आदि की जानकारी थी परंतु लोहे की जानकारी नहीं थी। तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो भी गलत हो जाएगा। और हड़प्पा संस्कृति की मुहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। तो इस पर जो कथन ऑप्शन डी है वो सही है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जहाँ से अंडाकार का विवरण मिला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सोगौरा ताम्रपत्र पर लेखबद्ध प्राचीन लेख है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास सोगौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सोगौरा गोरखपुर के समीप राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसमें अकाल एवं दुर्भिक्ष के समय जनता के उपयोग के लिए अन्न के 3 कोष्ठागारों के बनाने का वर्णन है। इस अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। सोहगौरा ताम्रपत्र जो है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीगंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, ना कि भीलवाड़ा से। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो असत्य है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये हनुमानगढ़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले से कालीगंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित नहीं है? हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में है तथा मोहनजोदड़ो व चूंदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। हड़प्पा जो वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ना कि सिंध प्रांत में। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है, उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड है। ऑप्शन बी, उपनिषदों के प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिली है। ऑप्शन सी है, नचिकेता अकनायन का उल्लेख कठोप उपनिषद में किया गया है। और ऑप्शन डी, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबलोप उपनिषद में मिलता है।
उपनिषद जो दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ओके, ना कि कर्मकांड है। ओके, इसका मुख्य विषय कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो आ सकता है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा आदि विदुषी स्त्रियों ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। और दूसरा कथन है, लोपमुद्रा नामक विदुषी ऋषि विश्वामित्र की पत्नी थी। सत्य कथन है। लोपमुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी तथा अनेक वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा और कथन दो जो है वो गलत हो जाएगा। ये अगस्त्य की पत्नी थी, ना कि विश्वामित्र की। तो इसमें जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगज कोई किस कारण प्रसिद्ध है? एशिया माइनर में स्थित बोगजकुई से लगभग 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नत्सायन का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। बोगजकोई जो है वो वैदिक देवताओं के नामों के उल्लेख के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिंधु नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नाम से संबोधित किया जा गया है। और दूसरा कथन है, 10 राज्य युद्ध बिपाशा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। सत्य कथन है। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता था। इसी कारण ऋग्वेद में इसे मते तमा, देवी तमा और नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। सिंध नदी को नहीं बल्कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मते तमा, देवी तमा और नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है। 10 राज्य युद्ध जो है वो परुश्री नदी के तट पर लड़ा गया था, ना कि बिपाशा नदी के तट पर। परुश्री जो है वो आधुनिक में रावी नदी को कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा, तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय नामक कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? तमसो मां ज्योतिर्गमन नामक कथन जो मूलतः बृहण आर्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था। और दूसरा कथन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में व्यतीत की। असत्य कथन है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो मल्लों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था, ना कि लक्षवियों के। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा या असत्य है। और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वो वैशाली में व्यतीत की थी, ना कि श्रावस्ती में। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी असत्य है, तो इसमें कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन जो है असत्य है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपारणी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था? प्रथम बौद्ध संगीत जो बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपारणी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक जो है वो अजात शत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता जो महाकश्यप ने की थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासनकाल में प्रकट हुई थी। और दूसरा कथन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान में विश्वास करती है। और तीसरा कथन है, बौद्ध सत्य के पथ पर चलना इस मत के अनुकारिणी माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन महायान बौद्ध मत के विषय में सत्य है? चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। यह अशोक के समय शासनकाल में नहीं बल्कि कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान में विश्वास करती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और बौद्ध सत्य के पथ पर चलना इस मत के अनुकारिणी माना जाता है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सारनाथ में अवस्थित भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बौद्ध प्रतिमा का संबंध किस काल से है? सारनाथ में अवस्थित भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बौद्ध प्रतिमा का संबंध जो है गुप्त काल से है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। ऑप्शन बी है, पार्श्वनाथ का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशीय शासक अश्वसेन के महल में हुआ था। और ऑप्शन सी है, पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। पार्श्वनाथ का जन्म जो काशी यानी वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक अश्वसेन के महल में हुआ था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो असत्य है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। यह अयोध्या नहीं बल्कि काशी के इक्ष्वाकु शासक अश्वसेन के महल में हुआ था। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन या संप्रदाय भाग में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को भाग के सम्मुख असमर्थ बताया है? आजीवक जो है प्राचीन भारत के एक धार्मिक संप्रदाय था। आजीवक जो है भिक्षाचार द्वारा अपना जीवन चलाते थे। ईश्वर या कर्म में उनका विश्वास नहीं था। ये नियतवाद या भाग्यवादी थे, जिसके कारण ये मनुष्य को भाग के सम्मुख असमर्थ बताते हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है, भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य बेस नगर का गरुड़ स्तंभ माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सत्य है। ओके। और देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छंदोगोप उपनिषद में मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही है। और अलवार संत का संबंध वैष्णव धर्म से है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही है। ओके। तो इसमें कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे, न कि सोने के। इसके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन जो है वो असत्य नहीं है। ये सोने के नहीं बल्कि चांदी के होते थे आहत सिक्के। ओके। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, सिकंदर ने रावी नदी के तट पर पोरस को पराजित किया था। ऑप्शन बी, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शुंग वंश का शासक था। और ऑप्शन सी है, सिकंदर 325 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त के से पराजित हुआ था। और ऑप्शन डी है, मगध का राजा धनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को पराजित किया था, ना कि रावी नदी के तट पर। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो इसमें ओके। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था, ना कि शुंग वंश का। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाएगा। और सिकंदर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध होने के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी गलत हो जाएगा। और मगध का राजा धनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? हर्षवर्धन ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के विद्वानों व आचार्यों की सभा बुलाई थी। चीनी साक्ष्य के अनुसार इस सभा की अध्यक्षता जो है वो ह्वेनसांग ने की थी। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन जो है वो प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में एक समारोह आयोजित करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग जो है वो स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन ने महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन जो कन्नौज और प्रयागराज में किया था। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातन स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? प्राचीन काल में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना जो है वो अर्कमेडु पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किस ग्रंथ को लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तमिल ग्रंथ कुरल या कुराल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला मंदिर किस देवी को समर्पित मंदिर है?
भोजशाला मंदिर जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर देवी सरस्वती अधिष्ठात्री हैं। इस मंदिर का निर्माण जो परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्राविड़ शैली में बना हुआ है? ग्वालियर स्थित तेली मंदिर का शिखर जो द्राविड़ शैली में निर्मित है, जबकि मंदिर की सजावट, नक्काशी तथा मूर्तियां जो नागर शैली में बनी है। तो इस बार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत्तर भारत पर पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? वृहत्तर भारत पर पहले साम्राज्य की स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। इसके द्वारा ही सर्वप्रथम भारत की राजनीतिक रूप से एकीकरण किया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है? मौर्य काल में चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। राज्य के ये 7 अंग क्रमशः राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही है। ओके, सॉरी, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन जो है वो चाणक्य के अर्थशास्त्र में है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अशोक के अभिलेख में रज्जु नामक अधिकारी का उल्लेख है। ऑप्शन बी, मौर्य काल में व्यापारिक कारवां के मुखिया को सार्थवाहक की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन सी, कालशी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। और ऑप्शन डी, एग्रोनोमोइक कृषि अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में एग्रोनोमोइक जो है वो जिला के अधिकारी को कहा जाता था, ना कि कृषि के अधिकारी को। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमंत पसादिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? शमंत पसादिका नामक ग्रंथ की रचना जो बुद्ध घोष ने की है। इसमें बिंदुसार के शासनकाल में अशोक के अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का वर्णन है। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। समंत पसादिका नामक ग्रंथ जो बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश यानी गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पीयूष गुप्त द्वारा सिंचाई के बाद के निर्माण का उल्लेख मिलता है? रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख से सौराष्ट्र यानी गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पीयूष गुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, घोषिताराम मठ नालंदा में स्थित है। ऑप्शन बी, रामाभार स्फूत कुशीनगर में स्थित है। ऑप्शन सी, सहित महत श्रावस्ती में स्थित है। और ऑप्शन डी है, धुमेक स्फूत सारनाथ में स्थित है। घोषित राम मठ जो कौशाम्बी में स्थित है, ना कि नालंदा में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही नहीं है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन 1, श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। और दूसरा कथन है, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चल रहा है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और खरोष्टी लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है एग्रोनोमोइक मार्ग निर्माण। ऑप्शन बी है पौतवा अध्यक्ष तौल माप का अधिकारी। ऑप्शन सी है सुना अध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रभारी। और ऑप्शन डी है अकरा अध्यक्ष वाणिज्य विभाग से संबंधित। मौर्य काल में अकरा अध्यक्ष जो कारखाने के नियंत्रण से संबंधित अधिकारी थे। ओके, और पड़या अध्यक्ष जो है वो वाणिज्य विभाग से संबंधित अधिकारी थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में धर्मस्थी एवं कोटांक शोधन क्या थे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है, जिसमें धर्मस्थी जो दीवानी तथा कोटांक शोधन जो है वो फौजदारी न्यायालय था। तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके, धर्मस्थी और कोटांक शोधन जो है वो न्यायालय थे। तो इसमें सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उससे संबंधित नहीं है? मेगास्थनीज ने मौर्य समाज का 7 श्रेणियों में विभाजन किया था। पहला दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा है कारीगर और पांचवा है योद्धा, छठा है निरीक्षक तथा सातवां है सभासद। तो इसका जो ये दास है वो उससे संबंधित नहीं है। इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबतक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? अफगानिस्तान स्थित रबतक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है। तो इस पर जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। रबतक अभिलेख जो है वो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्र दमन से संबंधित है, ना कि सातवाहन से। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। और गांधार कला का विकास जो है कुषाण काल में हुआ था, ना कि शक काल में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, या सही सुमेलित नहीं है। और भित्ति स्तंभ शिलालेख जो स्कंद गुप्त का है, ना कि समुद्रगुप्त का। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो भी सही सुमेलित नहीं है। और तक्षशिला लेख जो है वो पक्ति का है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, सातवाहन शासकों ने सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन बी, गुप्त शासकों ने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन सी, कलजुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। और ऑप्शन डी, कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो इस पर जो ऑप्शन ए है वो सही नहीं है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सोने के सिक्के नहीं बल्कि चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में आंध्रवृत्त कहा गया है? इच्छुक वंश के शासकों को पुराणों में आंध्रवृत्त यानी आंध्रों का नौकर कहा गया है। इस वंश का संस्थापक जो श्री शांत मूल था। पहले ये सातवाहन के सामंत थे। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, आंध्रवृत्त जो है वो इच्छुक वंश को पुराणों में कहा गया है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग शासक जैन धर्म में आस्था रखता था? कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल जो जैन धर्म का संरक्षक था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना जो है वाकटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना जो प्रवरसेन द्वितीय ने की थी, वाकटक वंश के शासक ने। ओके, ये वाकटक वंश का शासक था। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। और प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। तो इसमें ए बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।